हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th का साइंस चैप्टर नंबर हम लोग जो देख रहे हैं वो 9 है। ये क्लास 7 का ये साइंस है, विज्ञान है, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 तक पहुंच चुके हैं। और ये जो सीरीज चल रहा है वो भारतीय भवन बुक से चल रहा है। भारतीय भवन बुक का हम लोग आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप सभी शुरू से लेकर के अभी तक के वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल पे जरूर जाएं और उसके प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ से आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस चैनल पे आप सभी को क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के सभी चैप्टर और सभी बुक का आंसर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इस चैनल पे जाके आप चेक करेंगे तो। और साथ में हम लोग इस जो क्लास 6 से लेकर जो क्लास 10 तक है उसका हम लोग प्रत्येक बुक का एक्सप्लेनेशन भी किए हैं, सिर्फ मैथ को छोड़ करके। आगे आने वाले समय में मैथ भी हम लोग देखेंगे, तो थोड़ा सा भी पेशेंस रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के पास, ताकि उन लोगों के पास भी पहुंच सके और वो लोग भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो चलिए फटाफट से आज हम इस सीरीज में देखते हैं मिट्टी यानी चैप्टर नंबर 9 का आंसर क्वेश्चन। और ये मिट्टी आपको 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। यहाँ पे तो आपको नॉर्मली थोड़ा सा ही पढ़ना है, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से 10th क्लास में पढ़ने हैं। उसका भी वीडियो अपलोड किया गया है। अगर आप लोग 7th में हो और मिट्टी को और अच्छे से देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट को चेक करो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलते हैं फटाफट से देखते हैं आज के इस क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन फर्स्ट में जो बात करेगा वो अति लघुत्तरीय प्रश्नों को लेकर के बात करेगा। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है कि मिट्टी की परिभाषा दें, यानी मिट्टी किसे कहते हैं ये आपको बता देना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि भूमि या पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह होती है, जिसको हम लोग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी या मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मिट्टी या मृदा कहते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि मिट्टी का निर्माण किसके विघटन से होता है, यानी क्या विघटित होता है तो मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि चट्टानों तथा जैव पदार्थों के विघटन से, यानी जो चट्टान होते हैं और जैव पदार्थ जो होते हैं वो टूटते हैं। विघटन का मतलब होता है बड़ा से छोटा हो जाना, और ये जब टूटते हैं तो इसके इतने बारीकी कण होते हैं जो धीमे धीमे मिट्टी के रूप में बदल जाते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में कहा गया है कि किस सन स्तर को अमृदा कहा जाता है। वो कौन सा सन स्तर है जिसे मृदा कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संस्तर सी। क्या हो जाएगा, संस्तर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि रेतीली मिट्टी में जल का अंतःस्रवण दर कैसा होता है। कहने का इसका मतलब यह है कि जो रेतीली मिट्टी है उसमें जल कितना जल्दी, या मतलब कैसे जो रिसने का कार्य होता है वो कितना जल्दी होता है या कैसे होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो ये रेतीली मिट्टी में जो जल रिसने का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो अधिक या तीव्र होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में कहा है कि मूर्तियाँ किस प्रकार की मिट्टी से बनती हैं, यानी जो हम लोग मूर्ति देखते हैं ना, तो वो मूर्ति किस प्रकार की मिट्टी की बनती है। अब ये नहीं कहना कि सर हमने तो धातु की मूर्तियाँ देखी है, तो धातु की बात यहाँ पे नहीं करी गई है। यहाँ पे वो मूर्ति की बात करी गई है जो मिट्टी से बनती है। तो वो कौन से मिट्टी का बना होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो जो मिट्टी होता है वो चिकनी मिट्टी या मृन्मय मिट्टी। चिकनी मिट्टी का ही दूसरा नाम है बच्चों मृन्मय मिट्टी। तो ध्यान रखना है, ये मृन्मय मिट्टी से ही मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया कि कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, यानी कहने का मतलब वो कौन सा मिट्टी है जिसमें कपास की खेती हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो वो जो आपका मिट्टी है उसको हम लोग कहते हैं काली मिट्टी। आगे चल के 10th क्लास में आप इसका एक और नाम जानेंगे। जो इसका एक और नाम है वो नाम है रेगूर मिट्टी, या इसे कपासीय मिट्टी भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा अभी से इसे ध्यान रखेंगे, इसे काली मिट्टी के साथ साथ रेगूर मिट्टी और कपासीय मृदा भी कहा जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में कहा है सीढ़ी नुमा खेती कहाँ की जाती है। सीढ़ी नुमा करने का मतलब जिस तरीके से सीढ़ी बना होता है, आप लोग अपने घर में देखे होंगे, तो उस तरीके का खेती कहाँ किया जाता है। तो आप देख सकते हो अपने घर में कि जो छत होता है वो ऊंचा होता है,
और ऊंचा से नीचे आने के लिए हम लोग सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कहने का मतलब जो सीढ़ी नुमा खेती होगा वो कहाँ होगा, पर्वतीय इलाकों में, जहाँ पे ऊंचाई पे जो खेती होती है उसके लिए। अब ऐसा क्यों होता है तो इसके बारे में इस चैप्टर में बहुत अच्छे से दिया है, आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आप इस चैनल के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में, या इसको पहाड़ी क्षेत्रों में भी कह सकते हो। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में कहा है कि ह्यूमस क्या है। ह्यूमस क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि पेड़ पौधों के सड़ने गलने से प्राप्त होने वाले को हम लोग ह्यूमस कहते हैं, जिसको सिंपली भाषा में कहें तो हम लोग पोषक तत्व भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको ह्यूमस को। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अब लघुत्तरीय प्रश्न का है। हम लोग अति लघुत्तरीय क्लियर कर लिया, अब यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि मिट्टी कैसे बनती है। जो लघुत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछता है कि मिट्टी कैसे बनती है। तो हम लोग यहाँ पे इसका उत्तर दे देंगे कि मिट्टी का निर्माण चट्टानों तथा जैव पदार्थों के अपक्षय तथा विघटन से होता है। तो इस प्रकार से क्या होती है, मिट्टी बन जाती है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है रेतीली मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। यानी आपको बताना है कि रेतीली मिट्टी में वैसा क्या है और चिकनी मिट्टी में वैसा क्या है जो दोनों भिन्न है। तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, दो तरफ से लाइनिंग खींच देंगे। एक तरफ आप लिख देंगे रेतीली मिट्टी और एक तरफ आप लिख देंगे चिकनी मिट्टी। रेतीली मिट्टी में लिखेंगे कि इसमें बालू की कण की मात्रा अधिक होती है, जबकि चिकनी मिट्टी में बालू के कणों की मात्रा नगण्य होती है, यानी न के बराबर होती है। फिर इसमें लिखें रेतीली मिट्टी में कि इसमें जल धारण क्षमता कम तथा वायु संचरण अधिक पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि रेतीली मिट्टी में जैसे ही आप पानी डालोगे तो वह तुरंत ही सोख लेता है, और वायु संचरण अधिक, यानी जैसे ही हवा चलता है तो वो तुरंत सूख भी जाता है। लेकिन अगर हम लोग चिकनी मिट्टी की बात करें तो उसमें जल धारण क्षमता अधिक क्या होता है, अधिक पाया जाता है, यानी उसमें जो जल धारण करने की क्षमता है वो बहुत अधिक पाया जाता है, लेकिन हवा संचरण का जो क्षमता है वो कम पाया जाता है। यहाँ पे कब लिखा गया बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उसे कम कर लेंगे। चिकनी मिट्टी में जो कब लिखा है उसको आप कम कर लेंगे, कम पाया जाता है। तो देखो दोनों में किस तरीके से अंतर, एक में जल धारण करने की क्षमता कम है और दूसरका में अधिक है। एक तो इसमें वायु संचरण अधिक होता है रेतीली मिट्टी में, जबकि चिकनी मिट्टी में वायु संचरण कम होता है। तो इस तरीके से हमने दोनों में डिफरेंस कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में हम लोगों से पूछा है कि मिट्टी के अवयव कौन कौन है। ये आपको बताना है कि मिट्टी के अवयव कौन कौन है। तो यहाँ पे हमने उत्तर में लिखा है मिट्टी के अवयव को, मिट्टी के अवयव 3 हैं। एक तो आपको देखने को मिल जाएगा ठोस भाग, एक तो आपको द्रव भाग देखने को मिलेगा, और एक आपको गैसीय भाग मिलेगा। थोड़ा सा और भी हम बता दें तो ठोस भाग में आप आगे चल के पढ़ेंगे तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपको अजैविक तथा खनिज में, और सेकंड जैविक पदार्थ में। अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा सर जैविक और अजैविक क्या है, तो इसके बारे में आप इस चैप्टर को पढ़िए और अच्छे से समझिए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड में हमने जो द्रवित भाग लिखा, इसमें आप देख सकते हैं लवण का गोल अम्लीय पदार्थ तथा अन्य घुलनशील खनिज तथा छिद्रों से संचित ये भाग होता है जो द्रवित भाग कहलाता है। और थर्ड भाग में होता है जिसमें केवल और केवल वायु के जो छिद्रों द्वारा क्या होते हैं, वायु इनमें संचरण करते हैं। तो इन 3 तरीकों के या 3 अवयव मिट्टी के हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में कहा है कि दोमट मिट्टी को कृषि के लिए सबसे अच्छा क्यों कहा जाता है। दोमट मिट्टी कहने का मतलब उसमें एक से ज़्यादा मिट्टी मिली होती है, एक प्रकार को मिट्टी नहीं हो तो उसमें 2-3 मिट्टियाँ मिली होती हैं। तो ये क्यों अच्छा होती है, तो हमने यहाँ पे उत्तर में लिखा है कि दोमट मिट्टी में बालू के कण, चिकनी मिट्टी के कण, गाद, ह्यूमस एवं जल धारण क्षमता तथा पोषक तत्वों की अधिकता होने के कारण कृषि के लिए अच्छा कहा जाता है। आप समझ चुके होंगे कि हम लोग दोमट मिट्टी को क्यों कृषि के लिए यानी हम लोग फसल उगाने के लिए अच्छा क्यों कहते हैं। तो उसके पीछे बहुत सा रीजन है। एक तो इसमें बालू के कण भी पाया जाता है, चिकनी मिट्टी के भी कण पाया जाएगा, गाद भी, ह्यूमस भी, जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो भी ज़्यादा होती है, और साथ में इनमें पोषक तत्व कहने का मतलब चूना,
साथ में कैल्शियम, नाइट्रोजन, ये सभी जो पोषक तत्व हैं इनमें उपलब्ध होती हैं और इसी के कारण हम लोग मानते हैं कि जो दोमट मिट्टी है वो कृषि के लिए बहुत अच्छा है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में कहा गया है यहाँ पे मिट्टी प्रदूषण के प्रमुख कारक का नाम बताएं। तो देखो, मिट्टी प्रदूषण जनरली हम लोग रासायनिक खाद के द्वारा करते हैं, मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। मिट्टी प्रदूषण का मतलब ही होता है, मिट्टी प्रदूषण का मतलब ही होता है कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो समाप्त हो जाना। वैसे तो आप लोग बहुत से प्रदूषण पढ़े होंगे, एक तो वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, फिर उसके बाद जो ये प्रदूषण मिट्टी प्रदूषण है, फिर जल प्रदूषण भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये सभी अलग अलग तरह के प्रदूषण है। वायु पोल्यूशन में क्या होता है, यानी जो हवा पोल्यूशन है उसमें क्या होता है, उसमें वायु प्रदूषण में होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और भी अन्य जो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह हैं ये सभी गैस छोड़ती हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मिट्टी प्रदूषण कैसे होता है भैया, मिट्टी प्रदूषण में तो कोई गैस नहीं जाता है, लेकिन हाँ यहाँ पे आप बात कर सकते हो कि इसमें क्या जाता है, उर्वरक जो हम लोग खाद छींटते हैं ना उसके कारण ये प्रदूषित हो जाता है। साथ में हम लोग इसमें कीटनाशक करने का मतलब जो दवाई का छिड़काव करते हैं कीटाणुओं से बचने के लिए, या जो फसल को बर्बाद कर रहे कीटाणु होते हैं उसके लिए जो हम लोग पिड़कनाशी या कीटनाशक दवाई का जो यूज करते हैं उससे भी मिट्टी प्रदूषित होता है। साथ में मिट्टी का अपरदन क्या होता है, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बहकर चला जाता है, जिससे एक जगह की मिट्टी क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, वहाँ पे कोई उपजाऊ नहीं होता है, कोई फसल नहीं होता है। तो ये सभी मिट्टी प्रदूषण के कारक हैं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 में कहा है कि मिट्टी संरक्षण के लिए वन क्यों आवश्यक है। यानी मिट्टी संरक्षण करने का मतलब जो मिट्टी बह रहा है कट करके एक जगह से दूसरे जगह चाहे उड़ करके, तो ये संरक्षण वन के लिए क्यों जरूरी है, यानी वन इसके लिए क्यों जरूरी है मिट्टी संरक्षण के लिए। तो देखो, वन में क्या होता है, बहुत से पेड़ पौधे होते हैं ना, और उनकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी को अपने चारों तरफ से जकड़ करके बांधे होती है, और जिसके कारण जैसे ही बारिश होता है या कोई भी पानी वगैरह या हवा जैसे ही चलता है तो मिट्टी का जो कण है वहाँ से उड़कर या कटकर या बहकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो मिट्टी का जड़ है उसे मजबूती से बांधे हुए, जिसके कारण मिट्टी का अपरदन नहीं होगा, और मिट्टी का अपरदन नहीं होगा तो ये मिट्टी संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक हो गया। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। हमने भी यहाँ लिखा है कि मिट्टी संरक्षण के लिए वन इसलिए आवश्यक है कि वनों की पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रहती है, जिससे मिट्टी का कटाव या बहाव नहीं हो पाता है, जिससे मिट्टी का अपरदन नहीं होता है। ठीक है ना, और जब अपरदन नहीं होगा तो मिट्टी संरक्षण के लिए आवश्यक बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे अगले चैप्टर में बच्चों केवल 6 क्वेश्चन ही था, अति लघुतरीय और लघुतरीय दोनों मिलाकर के हमने यहाँ पे कवर करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर के अति लघुतरीय और लघुतरीय, और दीर्घोत्तरीय का एक सेशन चलेगा जो केवल और केवल दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का ही चलेगा। तो आप सभी धैर्य बनाकर देखते रहिए वीडियो। प्रतिदिन इस तरह के वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहेगा। यदि आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह का अपडेट आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।